रीबर्थ ऑफ माई लवली वाइफी, एपिसोड 17। वहीं दूसरी तरफ ईशानी की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। उसे ऐसा लग रहा था कि मानो उसकी किस्मत ही खुल गई, नहीं तो उसका नसीब ऐसा कहा था कि उसे समीर जैसा पति और इतना अच्छा बड़ा बिल सेटल परिवार नसीब हो। ईशानी को ऐसा लग रहा था कि मान लो भगवान ने चुपके से उसकी बरसों पुरानी विश पूरी करती हो। लेकिन किसे पता था कि ईशानी की मां मिसेस मल्होत्रा, उसकी बहन आयुषी और समीर के दिमाग में इतनी बड़ी साजिश चल रही थी। अचानक ही तीनों एक टीम बनकर एक साथ खड़े हो गए थे। तीनों ने मिलकर एक प्लान बनाया और तीनों को ही अपने प्लान पर इतना यकीन था कि उसके सक्सेसफुल होने के बाद ईशानी की दादी भी कुछ नहीं कर सकती थी, बल्कि वह तो पूरे समाज के सामने बुरी तरह से बेइज्जत हो जाती और एक हंसी का पात्र बनकर रह जाती। इतना सब सोचकर ईशानी ने एक और दुख भरी आह भरी। उसकी शादी के दिन जो कुछ भी हुआ था वो उस बारे में बिल्कुल भी सोचना नहीं चाहती थी। जितना वो उस इंसिडेंट को भूलने की कोशिश कर रही थी, उतना ही वो दिन उसे डिटेल में याद आ रहा था। उस दिन की कड़वी यादों को भुलाने के लिए ईशानी उठी और सीधे बाथरूम में जाकर शावर लेने लगी। इसके बाद वो फटाफट तैयार हुई और किचन में जाकर देखने लगी कि कनक आखिर इतनी देर से कहाँ बिजी थी। ईशानी को देखते ही कनक बोली, आइए मैडम, मैं आपकी ही राह देख रही थी, जल्दी से मेरी न्यू रेसिपी ट्राई करो और बताओ कैसी लग रही है। जानती हो मैंने ये डिश पिछले हफ्ते ही बनानी सीखी है। याद है पिछले हफ्ते जब मैं थाईलैंड गई थी? वो भी क्या दिन थे, बड़ा मजा आया था। और पता है सिम, मैं वहां पर एक बहुत ही हैंडसम लड़के से मिली, तू जानती? वो बंदा इतना स्मार्ट था कि मैं तो बस उसे देखती ही रह गई। मैं तुझे उससे जरूर मिलवाऊंगी, मुझे पूरा यकीन है कि तुझे वो बंदा जरूर पसंद आएगा। और ऐसी ही कनक की एंडलेस बक बक फिर से चालू हो गई और वो बिना रुके अपनी थाईलैंड की ट्रिप की डिटेल्स ईशानी को देने लगी। ईशानी को कनक की बक बक की आदत सी हो गई थी, इसलिए उसने कनक को एक बार भी नहीं रोका और चुपचाप उसकी हाँ में हाँ मिलाती रही। आखिर सच्चे दोस्त ऐसे ही तो होते। मैं सोच रही थी अगले हफ्ते उदयपुर हो आती हूँ। दरअसल इन दिनों पर काम कर रही हूँ और कंपनी की हीरोइन की जो रिक्वायरमेंट है, मुझे लगता है वो उदयपुर जाकर जरूर पूरी हो जाएगी। तो क्या तुम मेरे साथ उदयपुर चलोगी? तुम साथ चलोगी तो मेरा काम भी हो जाएगा और लगे हाथ हम तुम्हारी विल के काम को भी निपटा लेंगे। इसके बाद तुम्हें मूव ऑन करने में भी आसानी होगी और फिर तुम डिसाइड कर सकती हो कि तुम्हें अपनी लाइफ के साथ आगे क्या करना है। एक्चुअली कनक ये सब ईशानी के लिए कह रही थी और ये बताने के लिए उसे बोलने की जरूरत नहीं थी। कनक के चेहरे पर ईशानी के लिए चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसे अंदर ही अंदर पता था कि किस तरह मल्होत्रा फैमिली अभी भी उसकी बेस्ट फ्रेंड ईशानी को जाने अनजाने इफेक्ट कर रही थी। इसीलिए कनक ने ईशानी को इस सिचुएशन से निकालने के लिए जो कुछ भी बन पड़ा वो करने की कोशिश की और उसने ये सारा ड्रामा भी इसीलिए क्रिएट किया। उसे लगा ऐसा करने से ईशानी की मदद हो जाएगी। ठीक है, अगर तुम ऐसा कहती हो तो यही सही है। ये कहते हुए ईशानी ने अनचाही मन से कनक की हाँ में हाँ मिला दी। अपने लिए कनक के फेस पर इतनी चिंता देखकर उसकी इच्छा ही नहीं हुई ये बताने की कि जिस ईशानी को वो आगे बढ़ाने के लिए इतनी मेहनत कर रही वो कब का आगे बढ़ चुकी है। लेकिन अभी भी ईशानी की जरा सी भी इच्छा नहीं थी कि वो वापस जाकर मल्होत्रा फैमिली का सामना करे। और ये भी उतना ही सच था कि अगर उसके बस में होता तो वो एक आखिरी बार जाकर अपनी दादी माँ से जरूर मिलना चाहती थी। सच में? क्या मैं सपना तो नहीं देख रही? तुम इतनी जल्दी मान गई? कनक ने एक्साइटमेंट में कहा। इसके बाद वो फिर बोली, सोच लो ईशानी, तुम पक्का श्योर हो ना? हाँ बाबा, और कितनी बार बोलूं जिससे तुझे यकीन हो जाए कि मैं सच में तेरे साथ जाने के लिए तैयार हो गई हूँ। और क्यों नहीं, आखिर मैं वहाँ क्यों नहीं जाऊं? मैं नहीं डरती उन लोगों से, और इसके अलावा मुझे अपने अभी अभी अक्वायर बिजनेस को भी तो बढ़ाना है और इसके लिए भी वहाँ मेरा जाना जरूरी है। तुम्हारा मतलब है वो जिंदलस का बिजनेस? सच में तुमने रिसेंटली उनका बिजनेस अक्वायर किया है? ऐसा बोलते हुए कनक जोर से हंसी और फिर कहने लगी, ऐश, मुझे पता नहीं क्यों शुरू से ही शक था कि उन लोगों के साथ जुड़ने का जरूर तुम्हारा कोई ना कोई मकसद होगा, वरना वो फैमिली तो ऐसी भी नहीं है कि उनके साथ कोई दुश्मनी भी करे। और फिर तू तो उनसे जिंदगी भर की रिश्तेदारी जोड़ने चली थी। इस पर भी हर बार की तरह ईशानी ने कनक की हाँ में हाँ मिला दी। ईशानी वैसे भी रायचंद फैमिली से उनके नाम और शोहरत की वजह से ये तो जुड़ने वाली थी। उसे लगा रायचंद शामली के वारिस के साथ शादी करने से वो उनकी पूरी प्रॉपर्टीज पर आसानी से कब्जा जमा पाएगी। और ना जाने क्यों आर्यन को ऐसा लग रहा था वो अपने बचपन के प्यार, उसकी खुद की ही कजिन को बहुत दिनों तक ईशानी से छुपा लेगा। पर आखिरकार समय रहते ईशानी को उनके इस नाजायज रिश्ते के बारे में पता चल गया। आखिर आर्यन को ऐसा कैसे लगा कि ईशानी अगर इतनी ही बेवकूफ होती तो क्या वो इतनी छोटी उम्र में इतनी अमीर और ताकतवर इंसान बन पाती?
ईशानी ने आर्यन को जो भी डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्टी के एक्विजिशन के लिए साइन करने के लिए दिए थे, उसने वो सारे डॉक्यूमेंट्स उन दोनों की बहस होने के अगले दिन ही अपने सेक्रेटरी के थ्रू भेज दिए थे। लेकिन ईशानी अपने हैंगओवर की वजह से उस दिन अपने ऑफिस नहीं जा पाई थी। इस वजह से वह सारे डॉक्यूमेंट्स उसके 2 बेडरूम फ्लैट पर भेज दिए गए थे। उदयपुर जाने के लिए ईशानी ने सारी तैयारियां कर ली थी। इसके अलावा ईशानी को फिलहाल में एक्वायर की गई प्रॉपर्टीज की भी देख रेख करनी थी। ईशानी इन दिनों इतनी ज्यादा बिजी थी कि एक बार उसके दिमाग में आया कि वसीयत पढ़े जाने के प्रोग्राम को कैंसिल करके उसे अपने बिजनेस पर फोकस करना चाहिए। पर फिर उसके दिल में एक ख्याल और भी आया कि कहीं ना कहीं उसे अपनी दादी माँ के लिए उनके प्यार के लिए आभार भी तो जाता ना था। आखिर उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ईशानी को पालने पोसने में निछावर कर दी थी। जो 3 कंपनियां ईशानी ने जिंदल से रिसेंटली एक्वायर की थी, वो करीब करीब दिवाला होने की कगार पर ही थी। उनकी हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि ईशानी को अपना पूरा ध्यान उन कंपनीज को मैनेज करने के लिए ही निकालना था। ईशानी ने सोचा पूरा काम संभालने के लिए उसे अपने साथ अपने सेक्रेटरी सिफारी और साथ ही कंपनी के 2 डायरेक्टर्स को भी साथ ले जाना होगा, ताकि जब वो वसीयत के काम में बिजी हो तब ये तीनों मिलकर उसका बाकी सारा काम संभाल ले। मुझे इन तीनों कंपनीज के लिए बहुत ही अच्छा और क्रिएटिव बिजनेस प्रपोजल चाहिए और ये सारा काम करने के लिए मैं तुम्हें 3 दिन दे रही हूँ। ऐसा करने के पीछे मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही गोल है और वो है इन कंपनीज के प्रॉफिट को कम से कम 10% तक बढ़ाना, और ये सब करने के लिए हमारे पास केवल 6 महीने तक का ही समय था। वो करीब करीब दिवाला होने की कगार पर ही थी। उनकी हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि ईशानी को अपना पूरा ध्यान उन कंपनीज को मैनेज करने के लिए ही निकालना था। ईशानी ने सोचा पूरा काम संभालने के लिए उसे अपने साथ अपने सेक्रेटरी मिश्रा और साथ ही कंपनी के 2 डायरेक्टर्स को भी साथ ले जाना होगा, ताकि जब वो वसीयत के काम में बिजी हो तब ये तीनों मिलकर उसका बाकी सारा काम संभाल ले। मुझे इन तीनों कंपनीज के लिए बहुत ही अच्छा और क्रिएटिव बिजनेस प्रपोजल चाहिए और ये सारा काम करने के लिए मैं तुम्हें 3 दिन दे रही हूँ। ऐसा करने के पीछे मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही गोल है और वो है इन कंपनीज के प्रॉफिट को कम से कम 10% तक बढ़ाना, और ये सब करने के लिए हमारे पास केवल 6 महीने तक का ही समय था। ऐसा कहते वक्त ईशानी की चेहरे पर एक अलग ही कॉन्फिडेंस झलक रहा था। उसने अपने रूम में मौजूद सब लोगों की तरह एक पॉजिटिव रिस्पांस के लिए देखा और हर एक से आय कैटाक करके पोस्माइल करने लगते। ईशानी की परमानेंट स्माइल जैसे उसके व्यक्तित्व का हिस्सा बन गई थी और उसकी ये प्लास्टिक की स्माइल उसके खूबसूरत चेहरे के साथ बहुत जचती भी थी, और ईशानी को देखने वाला पहली ही नजर में उसकी कातिलना स्माइल का दीवाना हो जाता था। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ईशानी को एक महारानी समझा जाता था। ऐसी महारानी जिसकी कातिलना मुस्कान थी, लेकिन उसकी मुस्कान अक्सर लोगों के लिए मुसीबत बन जाती थी। बल्कि कुछ लोग तो यहाँ तक कहते थे कि जितनी बड़ी ईशानी की मुस्कान होगी, मुसीबत भी उतनी ही बड़ी होगी। ईशानी की शातिर दिमाग में जो कुछ भी चलता रहता था, उसकी मुस्कान में साफ दिखाई देता था। मल्होत्रा खानदान की आखिरी बारिश होने के नाते ईशानी को सब आयरन लेडी के नाम से जानते थे। 6 साल पहले ही ईशानी ने बिजनेस वर्ल्ड को हिलाकर रख दिया था। उसके आते ही मानो तहलका मच गया हो। अपनी सूझबूझ और इंटेलिजेंस का लोहा तो वो पहले ही मनवा चुकी थी और यहीं से उसके बिजनेस वर्ल्ड पर राज करने की शुरुआत हुई। उसकी वजह से मल्होत्रा खानदान ने अपने बिजनेस को उन रचाइयों पर देखा जिनकी वो कभी कल्पना भी नहीं कर सकती। कंपनी का प्रॉफिट साल दर साल कई गुना होता गया। 1 साल से भी कम समय में मल्होत्रा ग्रुप ऑफ कंपनीज को दुनिया की उन टॉप 100 कंपनीज की लिस्ट में शामिल कर लिया गया, जिन्होंने उस साल सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाया। और 5 साल बाद मल्होत्रा ग्रुप ऑफ कंपनीज की तो जैसे लॉटरी लग गई। उनके प्रॉफिट डबल हो चुके थे। जल्द ही उसी साल मल्होत्रा ग्रुप ऑफ कंपनीज को दुनिया के सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाली टॉप 30 कंपनीज की लिस्ट में शामिल कर लिया गया। इसके लिए ईशानी की जितनी भी तारीफ की जाए कम थी। ईशानी ने बहुत ही कम समय में बिजनेस की दुनिया में अपना ऐसा सिक्का जमा लिया जिसे टक्कर देना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया था। कुछ लोग उसे लेजेंड बुला रहे थे और वहीं कुछ लोग उसे बिजनेस की देवी के नाम से बुलवाने लगे। ईशानी अब बिजनेस की दुनिया की वो देवी बन चुकी थी जिसके एक इशारे से बिजनेस की दुनिया में तूफान और बवंडर आ जाता था। मैम 3 दिन तो आप बहुत ज्यादा बोल रही है, एक हैंडसम से यंग आदमी ने कहा। मुझे लगता है मिस्टर अखिल बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस बात पर उनसे एग्री करती हूँ। अगर इन्हें 3 दिन बहुत ज्यादा लग रहे हैं तो क्यों ना उन्हें 2 दिन बना दिया जाए। ईशानी इस आम आदमी की बात को सपोर्ट करते हुए कहा। ईशानी के ऐसा कहते ही पूरे रूम में सन्नाटा छा गया। इसके बाद ईशानी ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मुझे लगता है सबके लिए 2 दिन बहुत है, तो तेरा आज से ठीक
2 दिन बाद मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर की हुई रिपोर्ट चाहिए। फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स और ऑपरेशन डिपार्टमेंट की प्रिपेयर की गई रिपोर्ट्स अगले 2 दिनों में मुझे मेरी टेबल पर चाहिए। आई होप आप सभी को मेरी बात क्लियरली समझ आ गई है। मुझे अपनी कॉम्पिटिटर्स को टक्कर देने के लिए एक बहुत ही सोची समझी मार्केट रिसर्च चाहिए। हमारे बिजनेस को आगे डेवलप करने के लिए ऐसी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि हमारी कॉम्पिटिटर्स मैं कभी उसके बारे में सोचूं भी ना। ईशानी ने अपने लैपटॉप पर कुछ सर्च करते हुए कहा और ऐसा कहते कहते उसने एक बार सर उठाकर सबको बारी बारी से देखा और उनसे पूछा कोई सवाल। रूम में मौजूद लोगों को ये समझ ही नहीं आ रहा था कि कंपनी की प्रेसिडेंट की बातों को सुनकर, उनके सेट किए हुए टारगेट्स को जानकर वो हंसे या रोए। हर किसी के मन में सिर्फ एक बात चल रही थी कि वो अपने काम को पूरा करने के लिए किसी भी तरह ईशानी से एक्सटेंशन मांग ले। पर ऐसा करने की ना तो किसी में हिम्मत थी और ना ही जज्बा, और किसी पता था कि ईशानी बिना अपने स्टाफ के ओपिनियन जाने अचानक से डेडलाइन को प्रिपोन कर देगी। इतना सब कुछ होने के बाद भी किसी के अंदर हौसला नहीं था कि वो अपनी बात ईशानी के सामने रख सके। आफ्टर ऑल वहां मौजूद सभी लोग ईशानी की इम्पॉसिबल डेडलाइन सेट करने की आदत से पूरी तरह वाकिफ थे। और हाँ, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। इसके अलावा आप सबके लिए मेरे पास एक गुड न्यूज़ भी है। अगर आप सब की रिपोर्ट्स मेरे मन मुताबिक हुई तो मैं आप सब लोगों के इस क्वार्टर के बोनस को डबल कर दूंगी। ईशानी ने पूरे स्टाफ के चेहरे पर उदासी के एक्सप्रेशन को देखते हुए उनका उत्साह बढ़ाते हुए कहा। ईशानी की ऐसी बातों को सुनकर पूरा स्टाफ बेहद खुश हो गया। सबके चेहरे पर ऐसी मुस्कान आ गई जैसे किसी फिल्म का हैप्पी एंडिंग को देखकर आती है। ग्रेट, तो आज की मीटिंग को यहीं खत्म करते हैं और अब सब फटाफट अपने काम पर वापस चली। अपनी बात को खत्म करते हुए ईशानी ने अपनी सीट छोड़ी और बोर्ड रूम से बाहर निकल गई। बोर्ड रूम के बाहर निकलते ही ईशानी ने अपनी सेक्रेटरी से पूछा, मिशा क्या आज के लिए मेरी कोई और मीटिंग्स लाइन अप है? मिशा ने ईशानी की बात का जवाब देते हुए कहा, नो मैम। लेकिन हाँ, जिंदलस के आपको पूछने के लिए कई बार कॉल्स आ चुके हैं और आपकी पर्सनल नंबर पर भी एक कॉल बाहर से आया था। अच्छा, किसका? ईशानी ने चौंकते हुए पूछा। मिशा ने अपना सिर झुकाते हुए ईशानी को जवाब दिया, पता नहीं मैम, पर वो आपके लिए बहुत बुरा बुरा बोल रही थी तो मैंने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। कुछ देर पहले ही ईशानी की सौतेली माँ मिसेस जिया मल्होत्रा ईशानी को गालियां दे रही थी। इसके बाद उन्होंने मिशा को भी भला बुरा कहना शुरू कर दिया। इस पूरे इंसिडेंट पर मिशा को इतना गुस्सा आया कि उसने फोन पटक दिया। तुमने बहुत अच्छा काम किया मिशा, गुड, ऐसे ही अच्छे काम करती रहो। ईशानी ने अपने ऑफिस का दरवाजा खोलते ही मिशा से कहा। ईशानी ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, अगर अगली बार उस औरत का कॉल आता है तो उसे बता देना कि मैं उसे देख लूंगी और इससे पहले वो तुम्हारी बात का जवाब दे सके, तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट कर देना। जब मिशा ने अपनी बॉस ईशानी को मुस्कुराते हुए देखा तो मानो उसका पूरा शरीर कांप उठा। ईशानी की मुस्कुराहट बेहद कातिलाना थी। जरूर इस मिसेस जिया मल्होत्रा ने ईशानी का बहुत कुछ बुरा किया था। मिशा जी माम, मिशा ने अपनी सोच से बाहर आते हुए ईशानी को जवाब दिया, आज से ठीक 3 दिन बाद की मेरी फ्लाइट रेडी कर दो। ईशानी ने ऑर्डर देते हुए कहा, मगर माम क्या? तब तक प्रपोजल 3 दिन मिशा, मेरे इस महीने का पूरा स्केड्यूल क्लियर कर दो और ये तुम्हारा काम है कि प्रपोजल आज से ठीक 2 दिन बाद मेरी टेबल पर होनी चाहिए। पायलट को तुरंत कॉल करके मेरा प्राइवेट जेट निकलवाओ और उससे ये भी कहना कि मेरे लिए एक बॉडीगार्ड का इंतजाम भी कर दे जो कि मेरा ड्राइवर बन सके। मुझे प्लेन लैंड होने के पहले सब कुछ तैयार चाहिए। तुम्हारे पास इस फ्राइडे तक का टाइम है। ईशानी ने मिशा को इंस्ट्रक्ट करते हुए कहा। ईशानी की बातों में सिर हिलाकर हाँ में हाँ मिलाने के अलावा और कुछ नहीं कहा। आखिर को कह भी क्या सकती थी? वो अच्छी तरह जानती थी कि ईशानी का मूड और प्लान कभी भी बदल सकते हैं और ईशानी के एम्प्लॉय होने के नाते मिशा के पास सिवाय ईशानी का हुक्म मानने के और कोई भी काम नहीं था। सब ऐसे ही थोड़े ना ईशानी को आयरन लेडी बुलाते थे। ईशानी ने मिशा को हाथ से जाने का इशारा किया और इसके बाद अपनी चेयर पर जाकर बैठ गई। असल में उसे वसीयत पड़े जाने के 2 दिन पहले वहां पहुंचना था, मगर उस फोन कॉल के बाद ऐसा लग रहा था कि मल्होत्रा खानदान ईशानी से मिलने के लिए कुछ ज्यादा ही बेताब हो रहा था। ईशानी को देखने के लिए मानव मल्होत्रा खानदान से सब्र करना मुश्किल हो रहा था। लॉयर को कॉल किए हुए भी 2 दिन बीत चुके थे और जैसे कि ईशानी को पहले से ही अंदाजा था कि उसकी सौतेली मां मिसेस जिया मल्होत्रा ये पता लगाने की कोशिश करेंगे ईशानी वहां अभी रही है या नहीं। असल में उन्होंने ये सब कुछ जानबूझकर किया था ईशानी को एक तरह का हिंट देने के लिए। इस रात या अगले दिन कभी भी मिसेस मल्होत्रा भी कॉल कर सकते हैं और इसके बाद तो ईशानी को वहां आना ही पड़ेगा।
एक बार फिर ईशानी का चेहरा मुरझा गया और वो अपनी दादी माँ की डेथ के बारे में सोचने लगे। इतने सालों तक उसने मल्होत्रा खानदान के किसी भी सदस्य से बदला लेने की कभी कोशिश भी नहीं की और इसकी सिर्फ और सिर्फ एक वजह थी। ईशानी कभी भी ऐसा करके अपनी दादी माँ को दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी। लेकिन आज वो वजह भी खत्म हो चुकी थी। आज जब उसकी दादी माँ सबके बीच नहीं रही, ये सब सोचते सोचते ईशानी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराने रिंगते हुए उसके होठों पर आ गई। वो ये सोच सोचकर मुस्कुराने लगी कि मल्होत्रा खानदान का अभी से ये हाल है तो जब वो उनके पास पहुंचेगी तब वो क्या करेंगे। 7 साल पहले ईशानी के सामने खड़े आदमी ने ईशानी को ऊपर से नीचे तक निहारते हुए उसकी इंसल्ट करने के अंदाज में कहा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरी वाइफ बनना डिजर्व करती हो। ईशानी वहां बेहद खूबसूरत पिंक कलर की ड्रेस पहनकर किसी आसमान से उतरी हुई अफसर से कम नहीं लग रही थी। ईशानी ने उस आदमी की बातों को नजरअंदाज करते हुए कहा, ओह समीर कि तुम क्या बात लेकर बैठ गए। आज हमारी शादी होने वाली है। तुम आज कैसे नहीं आते। अगर तुमने ऐसा किया होता तो ये हम दोनों की फैमिलीज के लिए बहुत ही एम्बेरसिंग सिचुएशन होती। इसके बाद ईशानी खुद को संभाल नहीं पा रही थी। दीदी, अब आपको एक परफेक्ट मंगेतर बनने की एक्टिंग बंद कर देनी चाहिए। ऐसा कहते हुए ईशानी की बहन आयुषी समीर की बाहों में गिर गई। आयुषी ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, आप शायद नहीं जानती है, लेकिन आपकी धोखेबाजी के बारे में अब पूरी दुनिया जानती है। आपके कारनामों के काले चिट्ठे ऑनलाइन हर तरफ मौजूद है। सब जानते हैं कि आपने अपने मंगेतर के साथ चीटिंग की है, उन्हें धोखा दिया है। पर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ईशानी ने चौंकते हुए कहा। ये कहते कहते उसे 1 महीने पहले हुआ इंसिडेंट याद आ गया और वो ये सोचने लग गई कि कहीं ये दोनों उसी के बारे में तो बात नहीं कर रही है। ऐसा सोचते हुए ईशानी ने आयुषी और समीर दोनों से कहा, आखिर तुम दोनों ऐसा क्यों कह रहे हो। समीर, तुम तो जानती हो ना कि मैं तुम्हारे साथ कभी भी चीटिंग नहीं करूंगी। और मैं तो तुम्हें अभी तक सिर्फ एक धोखेबाज ही समझ रहा था, लेकिन तुम तो एक झूठी भी निकली। वाह वाह ईशानी वाह, कैसे कर लेती हो तुम ये सब। ऐसा बोलते हुए समीर ने अपने हाथ में पकड़े हुए वाइन के ग्लास से एक घुट भरा। आखिर तुम्हें क्या बकवास कर रहे हुए समीर, इतना कड़वा बोलने से पहले जरा सोच तो लेते। तुम्हें सच में लगता है कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। ईशानी ने आंसुओं से अपनी धुंधलाती हुई आंखों को अपने मेहंदी लगे हाथों से पूछते हुए कहा, तुम आखिर किस बारे में बात कर रहे हो। बताओ मुझे, तुम आखिर किस बारे में बात कर रहे हो। बताओ मुझे, आखिर बताओ मुझे। मैम प्लीज उठिए, मैम प्लीज उठिए। मिशा की आवाज से ईशानी मानो अचानक से गहरी नींद से उठ गई। ईशानी को यकीन ही नहीं हुआ कि ये सब हकीकत नहीं बल्कि एक सपना था। उसे ये याद भी नहीं था कि इससे पहले उसने इस इंसिडेंट के बारे में कब सोचा था और अचानक से ऐसा क्या हो गया। किसी को सारे पुराने बुरे मंजर याद आने लग गए और आखिर अब 7 साल बाद क्यों माम वो वहाँ वहाँ कुछ लग है वो शायद। मिशा ने तुरंत हड़बड़ाकर एक पिंक नेपकिन ईशानी को देते हुए कहा, आपके आंसू निकल रहे हैं। ईशानी ने मिशा के हाथ से नैपकिन लिया और नींद में निकले हुए आंसुओं को पोंछने लगी। ईशानी ने इतनी हड़बड़ी में अपने आंसू पूछे कि उसका सारा मेकअप उसके पूरे चेहरे पर फैल गया। इसके बाद ईशानी ने मिशा के क्यूरियस एक्सप्रेशंस को इग्नोर करते हुए उसे पूछा, हम लैंड कितनी देर में कर रहे हैं। 1 घंटे में मैम। आपने मुझसे जो भी अरेंजमेंट्स करने के लिए कहा था, मैंने वो सब कर दी है। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। लैंड होते ही एक कार हमारा वेट कर रही होगी। मैंने ऐसा बंदोबस्त किया है कि किसी को भी नहीं पता चलेगा कि आप उदयपुर आ चुकी है। मिशा ने बड़ी कॉन्फिडेंटली ईशानी को बताया। कुछ खास वजह से ईशानी ने उदयपुर पहुंचने की बात सबसे छुपा कर रखी थी और इस बारे में किसी को भी बताने से मना किया था। यहाँ तक कि कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर्स को भी ईशानी के यहाँ आने के बारे में कुछ खबर नहीं थी। वो लोग तो अगले दिन वहां पहुंचने वाले थे। उन्हें इस बात का क्लू भी नहीं था कि कंपनी के डायरेक्टर पहले से ही उदयपुर में मौजूद थी। ईशानी ने अपनी सेक्रेटरी मिशा की बातों को नजरअंदाज करते हुए उसकी एक भी बात का जवाब नहीं दिया। ईशानी ने अपनी आंखें बंद की और जैसे ही ईशानी की आंखें बंद हुई, उस दिन की मनहूस यादें किसी फिल्म के फ्लैशबैक की तरह उसके सामने फिर से आने लगी। शादी की 1 महीने पहले भी ईशानी और समीर का झगड़ा हुआ था और ये झगड़ा सिर्फ और सिर्फ आयुषी की वजह से हुआ था। दोनों के बीच इतनी बहस हुई थी कि ईशानी अपने मूड को ठीक करने के लिए अपने फेवरेट बार में चली गई। उसे लगा समीर उसके पीछे पीछे उसे मनाने आएगा और अपने साथ घर चलने के लिए कहेगा। मगर किसे पता था कि ईशानी अक्सर जीस बार में जाती थी। वहां उसकी ड्रिंक में कोई कुछ मिला देगा और फिर वो वहां अपने बाजू में बैठे आदमी के साथ एक ही बिस्तर में पाई जाएगी।
इसमें ईशानी की कोई गलती नहीं थी, क्योंकि बाद में एक सबसे दुखद बात के बारे में पता चला, और वो बात ये थी कि ईशानी के साथ सोने वाला आदमी का काम यही था। दरअसल वो एक एस्कॉर्ट था। जो कुछ भी हुआ उस बात का ईशानी को बेहद पछतावा था, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी ईशानी के अंदर मल्होत्रा खानदान को छोड़कर जाने की ऐसी आग लगी थी कि उसने समीर जैसे आदमी के साथ शादी करना भी अपने लिए वरदान जैसा समझा, और किसी को भी अपने साथ हुए हादसे के बारे में बताना जरूरी नहीं समझा, बल्कि उसने उस हादसे को एक सीक्रेट की तरह अपने दिल में दबाकर रख लिया। ईशानी के अंदर मल्होत्रा खानदान को छोड़कर जाने की ऐसी आग लग रही थी कि उसने समीर जैसे आदमी के साथ शादी करने का भी अपने लिए वरदान जैसा समझा, और किसी को भी अपने साथ हुए हादसे के बारे में बताना जरूरी नहीं समझा, बल्कि उसने उस हादसे को एक सीक्रेट की तरह अपने दिल में दबाकर रख लिया। ईशानी को ये अच्छी तरह से पता था कि वो जो कुछ भी समीर के लिए उस समय फील कर रही है वो प्यार तो बिल्कुल भी नहीं है, मगर ऐसा फील होने के बाद भी उसे मल्होत्रा खानदान से दूर जाने की इतनी जल्दी थी। वो अपने आप को समीर से शादी करने के लिए जैसे मन ही मन मना रही थी। इस बात को झुठला नहीं सकती थी। जो कुछ भी हुआ था वो गलत था, और वो खुद भी कोई दूध की धुली भी नहीं थी। वो उस अनजान आदमी के साथ हम बिस्तर होने के पहले समीर के साथ हम बिस्तर होकर बहुत पहले ही अपनी वर्जिनिटी खो चुकी थी। जो कुछ भी हुआ था वो गलत था, और वो खुद कोई दूध की धुली भी नहीं थी। वो उस अनजान आदमी के साथ हम बिस्तर होने के पहले समीर के साथ हम बिस्तर होकर बहुत पहले ही अपनी वर्जिनिटी खो चुकी थी। हो सकता है समीर को इस बारे में कभी कुछ पता ही ना चले है ना। ये सब कुछ सोचते हुए ईशानी ने एस्कॉर्ट के लिए एक भारी रकम छोड़ी। ऐसा करने के पीछे उसका एक ही मकसद था। उसे लगा कि शायद पैसों के लालच में वो आदमी हमेशा के लिए अपना मुंह बंद रखेगा और ईशानी को परेशान करने की कोशिश नहीं करेगा। आखिरकार ये एक वन नाइट स्टैंड ही तो था। ये गलती थी और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। बेवकूफ ईशानी को अभी इस बात का अंदाजा ही नहीं लगा कि वो अपने मंगेतर समीर के बिछाए जाल में पूरी तरह फंस चुकी थी। ना जाने ईशानी को ऐसा क्यों लग रहा था कि वो समीर को बेवकूफ बनाने में कामयाब रहेंगी। उसने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि वो सेल्फिश बनकर अपना काम निकाल लेगी और मल्होत्रा फैमिली से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पालेगी। ईशानी बिल्कुल गलत थी। ईशानी की शादी का दिन ईशानी के लिए भी किसी आम लड़की की तरह बेहद खास दिन था, और इसी दिन को उसकी सौतेली बहन, सौतेली माँ, यहाँ तक कि उसके मंगेतर ने भी ईशानी को अपनी साजिश में फंसाने के लिए चुना था। उन तीनों ने मिलकर ईशानी को फंसाने के लिए और उसे सबके सामने एक्सपोज करने के लिए समीर और ईशानी के एंगेजमेंट वाले दिन को ही चुना, और इसकी वजह से ईशानी के लिए सब कुछ बर्बाद हो गया। ईशानी की एक अनजान आदमी के साथ बेहद निजी मोमेंट्स शेयर करते हुए कुछ फोटोज थी, जो कि जंगल में लगी आग की तरह वायरल हो गई। उन फोटोग्राफ्स में ईशानी एक अनजान आदमी की बाहों में गिरी हुई थी, और क्योंकि समीर एक बहुत बड़े और नामी घराने से था, उसकी मंगेतर के बारे में फैलाई हुई एक खबर दुगनी तेजी के साथ फैली, और ये सिलसिला यहाँ खत्म नहीं हुआ। उस दिन ईशानी में खुद से भी ज्यादा बहुत कुछ खो दिया था। किसी के भी बारे में बात नहीं कर रही थी। वो ना अपने मंगेतर के बारे में बात कर रही थी, ना अपनी फैमिली के बारे में बात कर रही थी, ना ही वो अपनी लाइफ के बारे में बात कर रही थी, ना अपनी माँ के बारे में बात कर रही थी। ईशानी पर इस हादसे का इतना गहरा असर हुआ कि वो डिप्रेशन में चली गई, और इस सिलसिला सिर्फ यही नहीं रुका। उसने बार बार खुद को मारने की भी कोशिश की। वह पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। जिस मल्होत्रा फैमिली को उसने छोड़कर जाने के हसीन सपने बुने थे, दरअसल उन्होंने ही उसे धक्के मारकर अपने घर से निकाल दिया। ईशानी की पिक्चर्स इस कदर वायरल हुई कि उसके फ्रेंड्स तक ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया, और कभी भी ईशानी का हाल चाल लेने की ना तो कोशिश की और ना ही कभी उसके किए कॉल्स आंसर किए। ना ही वो अपनी लाइफ के बारे में बात कर रही थी, ना अपनी माँ के बारे में बात कर रही थी। ईशानी पर इस हादसे का इतना गहरा असर हुआ कि वो डिप्रेशन में चली गई, और इस सिलसिला सिर्फ यही नहीं रुका। उसने बार बार खुद को मारने की भी कोशिश की। वह पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। जिस मल्होत्रा फैमिली को उसने छोड़कर जाने के हसीन सपने बुने थे, दरअसल उन्होंने ही उसे धक्के मारकर अपने घर से निकाल दिया। ईशानी की पिक्चर्स इस कदर वायरल हुई कि उसके फ्रेंड्स तक ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया, और कभी भी ईशानी का हाल चाल लेने की ना तो कोशिश की और ना ही कभी उसके किए कॉल्स आंसर किए। हर कोई ईशानी पर हंस रहा था, उसका मजाक उड़ा रहा था, मगर ईशानी अपने अलावा अगर किसी को ब्लामे करती भी तो आखिर किसे करती। इन सब के लिए वह खुद ही तो जिम्मेदार थी। उसे मल्होत्रा फैमिली को छोड़कर जाने की इतनी जल्दी थी कि उसने एक बार भी नहीं सोचा कि वह इसके लिए अपनी इज्जत को दांव पर लगाकर कितना गलत कर रही थी। आखिर उसने अपनी ही बेवकूफी से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली थी। उसने अपनी बेवकूफी से सब कुछ गंवा दिया था, और ईशानी की इस हालत में उसकी नानी मिसेस महिमा ने उसे ढूंढ निकाला।
जिस सिचुएशन में उन्होंने ईशानी को पाया था, वो किसी शौक से कम नहीं था। वो ईशानी को उस हालत में देखकर दंग रह गई। ईशानी एक सुनसान गली में अकेले बैठकर कर रो रही थी और उसके हाथ में एक तेज धारदार चाकू था जिससे वो अपने दूसरे हाथ की कलाई की नस काटने की कोशिश कर रही थी। ईशानी अचानक सोचने लगी, वो भी क्या दिन थे, और ऐसा सोचते हुए उसने एक ऐसी मुस्कान दी कि मानो खुद का ही मजाक उड़ा रही हो, और इसके बाद उसने माना कि वो सेल्फिश थी पर इस छोटी सी गुनाह की बहुत बड़ी सजा पा चुकी थी और जिस तरह उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ी वो भी बेहद दर्दनाक था। उसने पहले ही किसी को उस रात की सारी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए काम पर लगा दिया था, लेकिन इसे किस्मत का खेल कहे या किसी की कोई गहरी साजिश की ईशानी के उस आदमी के साथ होने के सारे सबूत किसी ने पूरी तरह मिटा दिए थे। यहाँ तक कि उस आदमी की सीसीटीवी फुटेज तक भी नहीं मिली थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उस आदमी को गायब ही कर दिया हो, जैसे कि वो आदमी कभी था ही नहीं। ईशानी को अगर कुछ याद था तो वो था उस आदमी का चेहरा, मगर फिर भी इतनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी उसके किसी काम की नहीं थी। ईशानी को हमेशा से ही लगता था कि इन सब के पीछे समीर का ही हाथ था, या ऐसा भी हो सकता था कि इन सब के पीछे उसकी सौतेली मां मिसेस जया मल्होत्रा का हाथ हो। आखिर किसे पता था कि सच क्या है? ईशानी को सिर्फ और सिर्फ इतना ही पता था, वो वापस उसी जगह जाने वाली थी जहां उसका जन्म हुआ था। आखिर वो वही जगह थी जहां से निकलने की वो हमेशा ही कोशिश करती रही, वो वही जगह थी जहां वो कभी वापस नहीं जाना चाहती थी। फ्लैशबैक ओवर। मैम, ये रही वो फाइल्स जिन पर आपके सिग्नेचर चाहिए, मिशा ने ईशानी से कहा। ऐसा कहते हुए मिशा को जुम्माई आ गई। आखिर रात के 3 बजे बज रहे थे। जहां मिशा की थकान से इतनी बुरी हालत थी, वही कंपनी के मालकिन ईशानी अभी तक काम कर रही थी। ईशानी ने एक बार भी सर उठाकर सितारों से भरे चमकते आसमान की तरफ देखा भी नहीं। उसने एक बार भी बाहर अपनी नजर नहीं दौड़ाई और न ही उदयपुर की सड़कों की तरफ एक बार भी पलटकर देखा कि वो चमचमाती लाइट से बेहद खूबसूरती से जगमगा रही थी। ईशानी का ध्यान अपनी ओर खींचते हुए मिशा ने कहा, मैम, कंपनी के डायरेक्टर्स आज दोपहर 12 बजे उदयपुर पहुंच जाएंगे और उन दोनों के रहने का इंतजाम मैंने अपने साथ करवा दिया है। ईशानी ने मुस्कुराते हुए मिशा के हाँ में हाँ मिलाते हुए सर हिला दिया। मिशा, तुम अपने फ्लैट पर जाओ और जाकर थोड़ी नींद ले लो। तुम बहुत थकी हुई नजर आ रही हो और फिर कल हमें बहुत काम भी तो करना है। मिशा ईशानी की बात सुनकर हाँ में सिर हिलाने से पहले थोड़ा हिचकिचाई और बोली, मैम, थोड़ी चाय लेंगी या अगर आप चाहे तो मैं आपके लिए कॉफी भी ला सकती हूँ। थैंक यू मिशा, पर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसा कहते ही ईशानी फिर अपने काम में डूब गई। उसकी आंखें तो मानो जैसे सामने रखे डॉक्यूमेंट से चिपक ही गई हूँ। ईशानी को काम करते हुए बहुत देर हो गई थी, मगर फिर भी ईशानी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसे अभी भी आर्यन की उन 3 कंपनीज को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारा काम करना बाकी था, और क्योंकि ईशानी ने उन कंपनीज को हाल फिलहाल में ही अपने अंडर लिया था, इसीलिए उसे उनके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन गैदर करनी थी। उसने मिशा को वहां से जाते वक्त अपनी चीजें कलेक्ट करते हुए सुना। ईशानी एक आलीशान पेंट हाउस में थी जो कि उदयपुर से थोड़ा दूर था, लेकिन बेहद सुंदर और कंफर्टेबल था। जिस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर ईशानी ठहरी हुई थी, वो पूरी की पूरी बिल्डिंग उसकी नानी के नाम पर थी। दरअसल जोसेफ भी बिजनेस वर्ल्ड का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम था और उसकी नानी के नाम पर कई रियल एस्टेट कंपनीज चल रही थी। जिस 2 बेडरूम के पेंट हाउस में ईशानी रह रही थी, ठीक उसके नीचे मिशा का फ्लैट था, जिसमें मिशा के साथ बाकी के 2 डायरेक्टर्स भी रहने वाले थे। ईशानी ने मिशा को घर जाने की इजाजत इसलिए दी थी क्योंकि वो चाहती थी कि जब वो अपना काम करके वहां से उठे तब वहां कोई भी मौजूद ना हो, और जाते ही ईशानी ने घर में घूमकर सबसे पहले वहां का आलीशान किचन देखा। ईशानी को बहुत प्यास लगी थी, इसलिए उसने पानी की बोतल उठाई और ऐसा करते करते उसकी नज़र सीढ़ियों की तरफ पड़ी जो कि सीधा टेरेस की ओर जाती थी, और पानी पीने के बाद अचानक ही उसके पैर खुद ब खुद टेरेस की तरफ मुड़ गए। सुबह होने ही वाली थी। ऊंची बिल्डिंग्स के पीछे से सूरज बाहर निकलकर झांकने ही वाला था। सूरज की हल्की हल्की रोशनी मानव सारी आसमान में फैलकर उसे जगमगा रही हो, मगर इतनी रोशनी के बावजूद भी शहर में लगी स्ट्रीट लाइट्स की अपनी अलग ही खूबसूरती बरकरार थी। ऐसा लग रहा था कि सड़क में मानो जान सी आ गई है, जैसे पूरे शहर को किसी ने रोशनी से पूरी तरह नहला दिया हो। बिल्कुल एक सपने की तरह लग रहा था। वो एक बेहद खूबसूरत मंजर था, और जहां तक ईशानी को पता था, शायद अपनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स की वजह से ही उस शहर को जाना जाता था। ईशानी की बिल्डिंग भी काफी ऊंची बिल्डिंग थी, और जहां तक ईशानी को पता था, इस बिल्डिंग का सबसे ऊंचा फ्लोर एक ऐसे बिजनेसमैन का था जिसे बिजनेस की दुनिया में किंग ऑफ बिजनेस के नाम से जानते थे। ईशानी ने इस बात का मजाक उड़ाते हुए कहा,
किंग ऑफ बिजनेस और हंसने लगी। सुनने में तो ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे किसी अंडरवर्ल्ड के डॉन की बात हो रही थी। इन सब ख्यालों सपनों से ध्यान हटाते हुए ईशानी अपने पेंट हाउस में वापस चली गई और काम करने में फिर से बिजी हो गई। जिन कंपनीज को ईशानी ने अभी अभी एक किया था उनके नए प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करने से पहले बहुत सारा काम बाकी था। ईशानी की दिमाग में नई कंपनीज को लेकर बहुत सारे आइडियाज थे। ईशानी को भी बहुत सारा काम करना बाकी था। सर, एयरपोर्ट की तरफ से हमारे पास आपके लिए एक न्यूज़ है। लाइन की दूसरी तरफ से एक महिला की आवाज आई। अगर मेरी नींद खराब करने से ज्यादा जरूरी है तो ठीक है, आगे बढ़ो और बोलना जारी रखो। आखिर बात क्या है? एक भारी दमदार आवाज में एक आदमी ने बोला। उस आदमी की आवाज इतनी तेज थी कि पूरी रूम में गूंज उठी थी। मुझे माफ कीजिए मिस्टर रेयांश, दरअसल ये उस फोटो के बारे में है। रेयांश एकदम से हड़बड़ाकर अपने बेड से उठा। उसकी सारी नींद मानो झटके में हवा हो गई। उसने एकदम से कहा, हाँ बताओ क्या बात है। आज एयरपोर्ट पर मैंने ईशानी जैसी दिखने वाली एक लड़की को देखा, हूबहू वही शक्ल वही कद काठी की। यह करीब 2 घंटे पहले की बात है। इसके बाद सेक्रेटरी ने एक पॉज लेते हुए कहा, मगर क्या सर उसका नाम अब ईशा नहीं है? सेक्रेटरी की बातें सुनकर माहौल में एक सन्नाटा सा पसर गया। उसका नाम ईशा नहीं है? अगर उसका नाम ईशा नहीं है तो फिर उसका नाम क्या है? ईशानी, उसका नाम ईशानी है। रेयांश सर, मैंने उसके बारे में पता लगाने की बहुत कोशिश की, मगर ऐसा लगता है कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन चुकी है। उसने मुंबई में काफी नाम कमा लिया है। मुंबई? हाँ जी सर, अब वो किसी कंपनी की सीईओ है। मुझे तो यहाँ तक खबर मिली है कि मुंबई में उसने अभी अभी अपनी एंगेजमेंट कैंसिल की है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिसके साथ उसकी एंगेजमेंट होने वाली थी वो भी कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। वो एक नामचीन बिजनेसमैन का इकलौता बेटा है और एंगेजमेंट तोड़ने का खामियाजा भुगतने के लिए ईशानी को उनकी 3 बड़ी कंपनियां भी मिली है। उनका नाम जिंदल्स है। जहां तक मुझे लगता है ईशानी की यहाँ वापस आने का मकसद उन 3 कंपनियों को आगे बढ़ाना है और वो इसी सिलसिले में यहाँ आए हैं। जोसेफस, इस नाम को बोलते बोलते रेयांश की आईब्रो ऊपर उठ गई। उसने इस नाम के बारे में पहले भी सुन रखा था, मगर ईशानी कैसे उनमें से एक बन गई? हाँ, ऐसा हो भी सकता है। उससे बड़े बड़े फंक्शंस में भी बहुत कम ही देखा जाता है। इसके अलावा किसी भी सोशल फंक्शन या पार्टी में भी वो दिखती ही नहीं है। हो सकता है शायद इसी वजह से बहुत से लोगों को उसके अतीत के बारे में कुछ भी नहीं पता हो। जो सबूत मुझे मिले उनकी माने तो ईशानी किसी महिमा नामक औरत की नातिन है, लेकिन अब इस सच का भी पता लगाना मुश्किल है क्योंकि 1 महीना पहले ही उनकी डेथ हो चुकी है। कंटिन्यू करो, आगे बताओ और क्या पता चला? हमें ये भी पता चला है कि जब ईशानी की नानी ने उसे ढूंढा था तब उसकी मानसिक हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। रेयांश ने अपनी सेक्रेटरी की बात सुनकर अपना जबड़ा जोर से दबा लिया और कहने लगा, बहुत अच्छे, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है। इसके अलावा उसके बारे में जो कुछ भी पता लगता है पता लगाओ और मुझे तुरंत इन्फॉर्म करो। नहीं नहीं नहीं, इन्फॉर्म नहीं, तुम सीधा ईशानी को ही मेरे पास लेकर आओ, ये ठीक रहेगा। क्या अभी? रेयांश की सेक्रेटरी ने जवाब में पूछा। हाँ, अभी इसी वक्त जाओ और उसे मेरे पास लेकर आओ। ऐसा कहते ही रेयांश ने बिना कुछ सुने कहे कॉल कट कर दी और उसके बाद उसने अपने मोबाइल फोन में टाइम देखा। रात के 3 बजे बज रहे हैं। रेयांश अपने किंग साइज बेड से बाहर निकला और उसके बाद उसने आगे बढ़कर अपने लिए अपनी फेवरेट बार्बन विस्की का एक ग्लास बनाया। जैसे ही उसने ग्लास में घुट लगाया, बार्बन की गर्माहट उसके पूरे शरीर में फैल गई और वो पहले से भी ज्यादा चौकन्ना हो गया। ऐसा लग रहा था मानो उसके सोते हुए दिमाग को किसी ने हिला हिला कर जगा दिया हो। अब वो शांति से अपनी सेक्रेटरी की कही हुई बातों पर गौर कर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो अब उसे उसकी कही हर बात ठीक से समझ में आ रही हो। उसने अपने लिए विस्की का एक और पिक बनाया और ऐसा सोचने लगा जैसे विस्की खत्म होते ही ग्लास के तले में उसे अपने सारे सवालों के जवाब छुपे हुए मिल जाएंगे। ईशानी, इस नाम को गहराई से सोचते हुए रेयांश अपने पेंट हाउस के टेरेस की ओर बढ़ने लगा। तो इसलिए तुम्हें इतना ढूंढने के बाद भी मुझे तुम्हारा पता नहीं चला? रेयांश ने अपने मोबाइल पर आए हुए ईमेल को खोलते हुए मजाकिया अंदाज में कहा। रेयांश ने जैसे ही अपना ईमेल खोला, वैसे ही उसे एक लड़की की तस्वीर दिखाई दी जिसने गहरे लाल रंग की घुटनों तक की ड्रेस पहन रखी थी और वो लड़की अपने प्राइवेट जेट से उतरकर आगे बढ़ रही थी। उसने अपने हाथों से अपने बालों को पीछे की तरफ पकड़ रखा था, जैसे उन्हें हवा में उड़ने से रोक रही हूँ। ये ईशानी थी जो कि अपने प्राइवेट जेट से दूर जाते हुए भी हंसते मुस्कुराते हुए अपने बगल में चल रही यंग और हैंडसम पायलट से बात कर रही थी। ईशानी, ईशा उर्फ ईशानी, वो बुदबुदाया। ऐसा लग रहा था मान रेयांश खुद से ही फुसफुसा कर कह रहा हो, आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया।
ऐसा कहते हुए उसका ध्यान अपने सामने तैर रहे बादलों के समुद्र पर पड़ा। सुबह हो चुकी थी, लेकिन फिर भी रियांश को स्ट्रीट लाइट की चमचमाती टिमटिमाती रोशनी दिखाई नहीं दे रही थी, और शायद यही वो चीज थी जो रियांश को सबसे ऊंची बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर रहने के लिए मजबूर करती थी। उसे ये नजारा बेहद खूबसूरत लगता था। बादलों का एक शांत बड़ा सा समुद्र। कोष्टक कोष्टक। ईशानी सुबह के 10 बजे उठी। अभी भी ईशानी के पास काफी वक्त खाली था, तो उसने सोचा कि क्यों ना जाकर नई रिटेल साइट देखी जाए। ईशानी को लगा कि दादी माँ की विलपड़ी जाने के कार्यक्रम में जाने के लिए भी काफी टाइम बाकी था, तो क्यों न इस टाइम को यूटिलाइज करते हुए थोड़ी शॉपिंग कर ली जाए, क्योंकि जल्दबाजी में निकलते वक्त ईशानी ने उदयपुर के लिए ज्यादा कपड़े नहीं पैक किए थे। इसी बहाने उसे उदयपुर घूमने के लिए भी कुछ समय मिल जाएगा। जैसे ही मिशा ने ईशानी को बताया कि कंपनी के डायरेक्टर्स भी उदयपुर पहुंच चुके हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।